ज़िबा बड़ाई साहबा, आपने अब तक जो कैंपेन किया है तो लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं आपसे कि आपको वो अगर इलेक्ट करते हैं तो आपने उनके लिए क्या करना है? जी, इश्यूज़ तो सारे हलकों के वही हैं जो इस हलके में हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू जो हमारे यहाँ चल रहा है वो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं। हेल्थ के इश्यूज़ में अगर मैं देखती हूँ तो मेरे हलके में कैटेगोरिकली दो क्लियर कट तबके हैं, एक बहुत ज़्यादा हाई फ्लाई और बहुत ही ज़्यादा एलिटिस्ट तबका और एक बिल्कुल ही डिप्राइव्ड और अंडर प्रिविलेज तबका। लेकिन दोनों तबके जो हैं वो क्राइसिस का शिकार हैं। अगर आप हेल्थ के मामले में देखें तो वो नीचे वाला तबका जब खाली जेबें लेके सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहाँ पर दवाइयों का भी फैसिलिटीज़ का भी फुकदान है, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीज पड़े हुए हैं। आई माई सेल्फ एम ऑब्जर्वर ऑफ ऑल दिस इन ऑल द हॉस्पिटल्स। और अगर आप देखें तो वो पैरामेडिकल और डॉक्टर्स जो हैं वो ओवरवर्कड हैं, वो चिड़चिड़े हैं, वो अटेंड नहीं कर रहे। मालदार तबका जेबें भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री बनी हुई है हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आप अनवांटेड वेंटिलेटर्स पे मरीज डल रहे हैं, अनवांटेड सर्जरीज हो रही हैं, इमरजेंसी मरीज पड़ा हुआ है, जब तक उसको पैसे नहीं देंगे उसकी सर्जरी कोई नहीं करेगा। तो बेसिक इशू जो है वो ये कि आवे का आवा बिगड़ चुका है और एक वो खयानत और चोरी और लूट मार का एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जब तक क़यादत मुत्तकी और परहेजगार लोगों की नहीं होगी और क़यादत उन लोगों की जैसे अल्लाह कुरान में कहता है वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही, अल्लाह के सामने खड़े होकर डरने वाले अफराद की क़यादत, वो जो हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है कि वो खिलाफत की रात पे रोते हैं और कहते हैं कि उमर अगर दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब तक क़यादत खौफ़े खुदा वाली नहीं आती तब तक हमारे मुमलिकत खुदादात के मसाइल का हल नहीं हो। तो वोटर जो है वो आपसे कहता है कि आपने इक़्तिदार में आके तो पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करनी है, इस्लामी इनकलाब लेके आना है, क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुरान आज हमारे माशरे की ख्वाहिश भी है, लेकिन वो तो हमारे आइन में लिखा हुआ है लेकिन हमने नहीं किया। बस वही आइन जिन लोगों ने बनाया उसमें आपकी पार्टी के बुजुर्ग भी शामिल थे। जी, आप देखें कि आज जो सारे हवादिस, आज जो आफात, कुदरती आफात, आज जो बहरान पे बहरान और ये सब क्राइसिस आ रहे हैं उसकी वजह भी ये है कि जो हम वादा अल्लाह से करके आए थे हम उसको भूल चुके हैं। हम उस कलमा तैयबा के वादे को भूल चुके हैं। वो सिर्फ स्लोगन नहीं था, वो सिर्फ नारा नहीं था, वो तो हमारा अल्लाह से वादा था। आप इत्तेफाक करते हैं? मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा सर। मेन चीज़ पता क्या है सर? मेन चीज़ ये है कि हम ना, हमारी आवाम का भी बहुत बड़ा कसूर है। हम लोग पॉलिटिक्स सिस्टम एंजॉय करते हैं टीवी के सामने या ड्राइंग रूम में या बाहर सड़कों पे भी तनकीद की। मैंने हर सियासी जमात को देखता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा इस टाइम कंसर्न ये है, मेरा तराज़ ये सारी जमातों से कि एक दूसरे के पास बैठे होंगे तो उनके पास एजेंडा पता क्या होगा? सिर्फ तनकीद के सियासत का। मैंने तो तनकीद नहीं किया यहाँ पर बैठ के कि 2021 में खोखर पैलेस गिराए गए थे। सिर्फ इस बात से कि ये अच्छा खानदान, इनके पास मालदार हैं, हमारे घर आ दिए, हमारी बहनों के घर आ दिए। मैंने आके 2024 में ये नारा तो नहीं लगाया कि जी मेरे घर गिर गया मुझे वोट दे दो। ठीक है जी, मैं ये मानता हूँ कि तनकीद की सियासत ना करें। इस टाइम जो जमातें इस टाइम वोट मांग रही है ना, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लेट द परफॉर्मेंस डिसाइड। ठीक है जी, हम लेकिन आप ये तो मानते हैं कि 2021 में जो आपके साथ हुआ, जो हमारे लिए जान के साथ हुआ, वो 2024 में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए? सर एब्सोल्युटली किसी की जमात के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जमहूरी जमात है उसके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी इंतशारी जमात है उसके बारे में पूरी पूछताछ होनी चाहिए, उनसे पूछना जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी जमात का अगर इंतशार है। आई डोंट से कि पूरी जमात अगर कोई खराब है। आपको इनकी मैं बात काट रही हूँ। आप 9 मई का वाक़या ले लें। 9 मई को बेगम यास्मीन राशिद मुसलसल, उनकी वीडियोज़ हैं उनकी, मुसलसल वो गाड़ी पे ये कह रही हैं कि ये दीवान साहब ये लोग हमारे नहीं, ये कहाँ से आ गए हैं लोग, वापस आओ, अंदर नहीं जाना, वापस आओ, हमारा सिर्फ यहीं तक हमने वो एहतजाज करना है, आगे नहीं जाना। पता नहीं कौन लोग थे, आगे कौन चला गया। और अगर आप ये बात करते हैं ना कि डिलीवर करने की, तो इमरान खान ने बहुत डिलीवर किया है। आपकी जो MNA की कैंडिडेट हैं वो कौन है? हमारी MNA की ये आलिया हमजा। तो आलिया हमजा साहबा की वीडियो आपने देखी है 9 मई की? जी, वो क्या कह रही है? नहीं, मैंने नहीं आलिया हमजा की वीडियो देखी।
नहीं देखी आप? नहीं देखी तो मैंने। मैं आपके साथ अब क्या बहस करूं? हाँ जी, उनकी मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने यास्मीन राशिद की देखी, और चूंकि वो मेरे हस्बैंड की गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी थी, मेरे हस्बैंड भी गाड़ी के ऊपर ही बैठे हुए हैं, नीचे नहीं उतरे। अब 9 मई से लेके आज 9 महीने हो गए मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। आपके इस वक्त हस्बैंड भी जो है वो नहीं है, वो घर यहाँ नहीं पे आते नहीं और है, आपके वो वालिद नहीं साहब भी है। गिरफ्तार मेरे हैं। वालिद साहब भी गिरफ्तार हैं और मेरे भाई भागे हुए हैं सारे। अच्छा, अगर आप वो ये बात करेंगे ना कि कारकर्दगी पे, अगर कारकर्दगी पे बात होगी तो कारकर्दगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। फिर अगर आप फर्ज करें कि आप इलेक्ट हो जाती हैं जी, तो आप अपनी पार्टी के साथ खड़ी रहेंगी? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मैं देखिए हस्बैंड पे मीर साहब मुकदमे खत्म कराने के लिए आप वफादारी बदल देंगे? नहीं मीर साहब, नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे शायद मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, सियासी है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी। मेरे वालिद साहब भी थे वो भट्टो के ज़माने में, वो भी ओहदेदार थे ये इसके। तो अब जो मैं शायद थोड़ा कभी मैं आई नहीं इतने साल, मेरे हस्बैंड ने इलेक्शन लड़े, कभी मैं कैंपेन पे नहीं उनके साथ गई। बेशक मुझे सियासत का इल्म ज़रूर है, मैं 34 साल उनके साथ ज़िंदगी के गुजारे हैं, मगर जब ये अब हालात देखे, मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा ये कैसे, आप क्या करेंगी, तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात की, उसने कहा कि ये सियासत नहीं है, ये मेरा खुदा जानता है, ये जहाद है। मैं इसको जहाद समझ के करता हूँ, और तुम भी इसको जहाद ही समझ के करना।